हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जीके 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 यह टेक्स्ट बुक में 8वें अध्याय बाजार में एक कमीज की चर्चा करने वाले हैं। और यह अध्याय में पेज नंबर 95 से 99 पर जो इंफॉर्मेशन दी है उनको बेस बनाते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने यह वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2 कक्षा 7 की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका 8वां अध्याय है बाजार में एक कमीज। और दोस्तों यह टाइटल अजीब सा है, लेकिन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यह टाइटल ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि खेत में कपास के उत्पादन से लेकर यह कमीज बाजार में जब बेची जाती है यह पूरी प्रोसेस हमें यह अध्याय में समझाई गई है। यूं मान लीजिए कि हमें जो हमारे आर्थिक व्यवहार होते हैं वो समझाने की कोशिश की गई है और पूरी व्यापार श्रृंखला क्या है उनके बारे में भी हमें यहाँ इंफॉर्मेशन दी है। चलिए इस अध्याय में हम आगे बात करें तो दादन व्यवस्था। कल हम यहाँ पहुंचे थे कि दादन व्यवस्था है क्या, बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। तो हम दादन व्यवस्था को समझते हैं कि कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट देता है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। क्या जो बुनकर होते हैं वो व्यापारी से सूत लेते हैं और कपड़ा तैयार करके व्यापारी को वापस देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। क्या बुनकरों को 2 लाभ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? एक तो बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता है। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपने पैसों का निवेश नहीं करना पड़ता है, यह पहला लाभ। साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है, यानी कि जो कपड़े तैयार हो जाते हैं बुनकर किस बाजार में बेचे उनके बारे में भी सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि जो व्यापारी ने यह बुनकर को सूत दिया था कपड़े उन्हीं को बेचना है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। और व्यापारी भी दोस्तों नापतोल करके वो सूत देते हैं और बदले में कितना कपड़ा बनता है वो भी व्यापारी को पता होता है। कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। बुनकरों पर व्यापारियों का वर्चस्व होता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं। यानी कि एक तरफ से देखें तो कपड़ा बनाने में बुनकरों को नुकसान ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि कौन सा ऑर्डर व्यापारी के द्वारा दिया जाता है और उनके दाम क्या हो सकते हैं वो सब व्यापारी तय करते हैं, बुनकर तय नहीं करते। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं, वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। यानी कि व्यापारी को सब कुछ पता है कि यह सूत में से कपड़ा बनेगा, वो कौन सी कीमत पर बेचा जाएगा, लेकिन बुनकरों के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। देखो, बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। व्यापारी बहुत से कपड़े हमारे भारत देश के अलावा और कंट्री में एक्सपोर्ट भी करते हैं। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। क्या जो बाजार का झुकाव है वो व्यापारियों के हित में ही होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर कर्जे खरीदते हैं। बुनकर यूं मान लीजिए कि वो गरीब होते हैं या तो मध्यम आमदनी उनकी होती है, वो यह बुनने के लिए जो मशीनें आती है वो काफी महंगी होती है, वो खरीदने में भी सक्षम नहीं होते। इसलिए बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर कर्जे खरीदते हैं। एक कर्जे का मूल्य तकरीबन 20,000 रुपये है।
इसीलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग रुपये 40,000 का निवेश करना पड़ता है। क्या एक घर में यदि 2 करघे लगाने हैं तो बुनकरों को 40,000 रुपयों का निवेश करना पड़ेगा। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। क्या यदि करघा खरीद भी लिया तो बुनकर अकेले काम नहीं कर सकते, क्योंकि परिवार के और सदस्यों को भी यह काम में लगाया जाना पड़ेगा। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। यदि करघा चलाना है तो दोस्तों दिन भर में 1 से ज्यादा सदस्यों को 12 घंटों से अधिक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग रुपये 3,500 ही कमा पाते हैं। कितना? सिर्फ 3,500 रुपये ही कमा सकते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था यानी कि पुटिंग आउट सिस्टम का एक उदाहरण है। तो आपके समझ में आया कि यह दादन व्यवस्था क्या होती है, पुटिंग आउट सिस्टम क्या होती है। तो व्यापारी और बुनकरों के बीच की जो यह व्यवस्था मैंने आपको समझाई, इसे कहा जाता है दादन व्यवस्था, जहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उससे तैयार माल प्राप्त करता है। क्या व्यापारी बुनकरों को कच्चा माल देता है और बुनकरों से यह तैयार माल प्राप्त करता है। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। खास तौर पर दोस्तों हमारे भारत के कई क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह दादन व्यवस्था फेमस है, प्रचलित है। आगे बुनकर सहकारी संस्थाओं की बात करें दोस्तों, यहां से बुनकरों को मुनाफा हो सकता है, जैसा कि दूध का डेयरी उद्योग हमारे भारत देश में और खास तौर पर गुजरात में काफी प्रचलित है। और यह दूध का जो डेयरी उद्योग है वो एक सहकारी संस्था का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ बुनकर सहकारी संस्था की बात यह अध्याय में की गई है। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सहकारी व्यवस्था एक साधन है। दोस्तों यह सहकारी व्यवस्था बुनकरों को क्यों अपनानी चाहिए? 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो व्यापारियों के ऊपर जो यह बुनकरों की निर्भरता है वो कम की जा सकती है, और दूसरा फायदा बुनकरों को यह होता है कि बुनकरों की आमदनी बढ़ाने में भी यह सहकारी संस्थाएं हेल्पफुल हो सकती है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है। दोस्तों यह सहकारी संस्था में कौन शामिल होते हैं? जिनके हित समान है, ऐसे लोग मिलकर एक सहकारी संस्था की स्थापना करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया डेयरी उद्योग, इसी तरह बुनकरों का भी एक सहकारी संस्था हो सकती है। और यहाँ देख सकते हैं यह मध्य प्रदेश की एक बुनकरों की सहकारी संस्था का एग्जाम्पल है। इमेज में आप देख सकते हैं एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं, जैसा कि सूत काटने के बाद जो सहकारी संस्थाएं होती है वो कपड़े भी बनाती है और यह कपड़े बाजार में बेचती है, तो उनसे जो लाभ प्राप्त होता है वो बुनकरों के बीच समान हिस्से में बांटा जाता है। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट देते हैं। सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है। क्या सहकारी संस्था विक्रय का कार्य भी करती है, मतलब सेलिंग भी करती है, और इस तरह व्यापारी की भूमिका समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य प्राप्त होता है। और खास तौर पर दोस्तों तमिलनाडु में भी बुनकरों का एक ऐसा समूह है जो सहकारी संस्था बनाकर स्टूडेंट्स को ऐसे स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करता है, मतलब जो कपड़ा तैयार होता है सहकारी संस्था के द्वारा वो सरकार खरीद लेती है और सरकार एक स्कीम के जरिए तमिलनाडु के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है। देखो कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार। और वर्तमान समय में दोस्तों हमारे भारत देश के लगभग सभी राज्यों में यह स्कूल यूनिफॉर्म की एक स्कॉलरशिप दी जाती है और यह स्कॉलरशिप के जरिए बच्चे अपने स्कूल यूनिफॉर्म बनवाते हैं। तो यहाँ तमिलनाडु का एग्जाम्पल है, जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। तो यहाँ बताया ना मैंने आपको
कि यह जो तमिलनाडु की सरकार है वो कहां से कपड़ा खरीदती है? पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। और पावरलूम किसको कहा जाता है? कल मैंने आपको बताया था, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलने वाला करघा, इसे कहा जाता है पावरलूम। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। क्या? सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर कोऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से यह कपड़ा बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होगी। कैसे? यह कोऑप्टेक्स की नामक दुकान आपने कहीं अपने शहर में देखी होगी। आगे दोस्तों, दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, यहाँ इमेज आप देख सकते हैं, उनके बारे में भी एक इंफॉर्मेशन दी गई है। और खास तौर पर मैंने आपको शुरू में भी समझाया कि पूरी कहानी है वो कमीज कैसे बनती है और कैसे बेचती है और किन को कितना मुनाफा प्राप्त होता है, वो हमें यह अध्याय में समझाया गया है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। एक बार फिर से देखो कि दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, यह आर्टिकल में हमें क्या समझाया गया है कि इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को बेचती है। मतलब ऐसा कारखाना जहां रेडीमेड कपड़े बनाए जाते हैं। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं, यानी कि अमेरिका और यूरोप के व्यापारी की अपनी शर्त होती है कि इस तारीख को इतना स्टॉक हमें मिल जाना चाहिए। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। मैंने आपको बताया ना कि यह जो व्यापारी है वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता यानी कि हाई क्वालिटी वाला कपड़ा होना चाहिए और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोष युक्त होने पर या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है, क्योंकि यह यूरोप और अमेरिका है, हमारा भारत नहीं। इसीलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे भारत देश के जो होलसेलर है, जो ऐसा रेडीमेड कपड़ा बनाते हैं, वो यह शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि यदि ज्यादा सेलिंग हो रही है तो उन पर लगने वाला जो खर्च है वो भी कम कैसे किया जा सकता है, कारखाने वाले वो भी सोचते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं, यानी कि काम ज्यादा लेना है लेकिन मजदूरी कम देनी है। इसी तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र बेच देते हैं। दोस्तों, यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो यह अध्याय में दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विदेशों में खरीदार वस्त्र निर्यात करने वालों से क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वस्त्र निर्यातक इन शर्तों को क्यों स्वीकार कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम दे सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इरोड का व्यापारी, एक एग्जाम्पल दिया गया है। इरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीजें बनाने के लिए करती है। ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और सामान जरा सा भी दोष युक्त होने पर
या माल देने में जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है। इसीलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। एक दूसरा भी क्वेश्चन है कि निर्यातक, वस्त्र निर्यातक विदेशी खरीदारों की शर्तों को किस प्रकार पूरा कर लेते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम दे सकते हैं कि ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण उनकी शर्तों को पूरा करने के लिए वे खर्चे में कटौती करते हैं। क्या? विदेशी व्यापारी द्वारा जो कपड़ों की मांग की गई है वो मांग को पूरा करने के लिए वे यहाँ पर खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं, यानी कि मजदूरी कम देते हैं और काम ज्यादा लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बनाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र बेच देते हैं। वे खरीदारों की उचित गुणवत्ता का भी ध्यान रखते हैं। क्या? खरीदारों ने जो डिमांड की है कि ऐसी क्वालिटी का हमें कपड़ा चाहिए तो वो भी पूरा कर देते हैं हमारे भारत देश के व्यापारी। आगे बात करें तो इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। इमेज आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं पैंट या शर्ट पर बटन लगा रही है। तो इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार है। कितने? 70 कामगार यह इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इमेज में आप देख सकते हैं लगभग सभी यह महिलाएं ही है। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है वह उसे जाने को कह सकता है। क्या? यहाँ जो सभी कामगार काम पर लगाए गए हैं वो अस्थायी रूप से काम पर लगाए गए हैं और इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है वह उसे जाने को कह सकता है। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है। यहाँ जो रेडीमेड कपड़ा बनाया जाता है वहां पर सबसे अधिक वेतन किसको मिलता है? दर्जी को मिलता है, जो लगभग ₹3000 प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। यहाँ जो यह रेडीमेड कपड़ा की एक फैक्ट्री है तो यहाँ पर जो कपड़े बनाए जाते हैं ज्यादातर महिलाएं हैं। और महिलाएं कौन कौन से काम करती हैं? धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है महिलाओं को। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है। सबसे ज्यादा मजदूरी किसको दी जाती है? दर्जी को। एक गारमेंट फैक्ट्री में महिला मजदूर बटन टाँक रही है। इमेज में आप देख सकते हैं जिसकी हमने बात की। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिकतम संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया होगा? चर्चा कीजिए। क्या? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लो कि इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में अधिकतम संख्या में महिलाओं को काम पर क्यों रखा गया होगा? चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हम लिख सकते हैं कि इंपेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है। इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है वह उसे जाने को कह सकता है और कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है, जो लगभग 3000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इसीलिए अधिकांश संख्या में महिलाएं काम पर रखी गई है, क्योंकि यह काम करने में महिलाएं ज्यादा कुशल होती है। और यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है कि मजदूरों का भुगतान सबसे ज्यादा भुगतान किसको किया गया है? दर्जी को। प्रति माह में 3000 रुपये का भुगतान किया जाता है। इस्त्री करना मतलब प्रेस करना कपड़ों को, तो प्रति पीस 1.5 रुपया दिया जाता है। जांच करना यानी कि कपड़ा ठीक से है या नहीं, जांच करना प्रति माह का वेतन है 2000 रुपये। और धागे काटना और बटन लगाना उसका प्रति माह वेतन है सिर्फ 1500 रुपये। मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग कीजिए। यानी कि यहाँ यह अध्याय में एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि आप यदि ऐसी कोई फैक्ट्री में काम करते हैं
जहां पर ज्यादा वेतन नहीं दिया जाता है, तो आपको जिसकी भी सरकार है और संबंधित मंत्रालय के मंत्री को एक पत्र लिखना है कि मंत्री को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर आपके विचार से मजदूरों के लिए जो उचित भुगतान है उसकी मांग कीजिए। और हमारे भारत देश में सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन भी तय किया जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति उनके पास कुछ खास प्रकार का कौशल प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूनतम मजदूरी कितनी हो सकती है, उनके बारे में सरकार ने कुछ नियम भी बनाए हैं, यानी कि एक्ट भी बनाए हैं। एक और क्वेश्चन है कि नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज का लागत मूल्य 600 रुपये है, तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। यहाँ दोस्तों अध्याय में एक कमीज के ऊपर यह कमीज बनाने में कितने रुपयों का खर्च होता है यह बताया गया है कि यह कमीज का क्रय मूल्य है 300 रुपये और यह कमीज का भंडारण जिसका लागत आया है 200 रुपये, एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया है 400 रुपये। तो यहां देख सकते हैं कि क्रय मूल्य 300 प्लस भंडारण का 200, 500, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट का 400, 900 रुपये हुए। और यह कमीज 1800 रुपये में बेची होगी। कितने? 1800 रुपये में। तो लाभ कितना हुआ? 900 रुपये का लाभ हुआ। तो यहां एक क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दी गई कमीज के चित्र में दिखाया गया है कि व्यवसायी को कितना मुनाफा हुआ और उसको कितना खर्च उठाना पड़ा। यदि कमीज का लागत मूल्य कितने रुपये है? 600 रुपये है। तो इस चित्र से जानिए कि इस कमीज की कीमत में क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ यह जो क्वेश्चन है उनका आंसर मैं आपको देता हूं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है, यदि कमीज की लागत 600 रुपये होती है तो इस कमीज की कीमत में विज्ञापन में 250 रुपये, भंडारण आदि में 150 रुपये, क्रय मूल्य 200 रुपये शामिल होते हैं। यानी कि क्रय मूल्य 200 रुपये, गोडाउन यानी कि भंडारण में खर्च है 150 रुपये, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट खर्च है 250 रुपये। तो लागत कितनी आई? 600 रुपये आई। आप सभी को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 600 रुपये होगा। तो यहाँ इस अध्याय के दूसरे पार्ट को खत्म करते हैं। आगे भी कमीज की कहानी को आगे बढ़ाएंगे कल वाले वीडियो में। वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर एंड जय हिंद।